हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में अब हम एक इम्पॉर्टेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे जिसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह रहे हैं। तो जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी तो हमने देखा था कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनके पैरामीटर्स थे म्यू और सिग्मा, राइट। जहाँ पर हमारा म्यू जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स था और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स था। तो बहुत सारे ऑथर्स या बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में हम ये भी देखेंगे कि x जो है उसको हम जब हम अगर x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पैरामीटर्स को हम म्यू और सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। जहाँ पर म्यू तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x है लेकिन सिग्मा स्क्वायर जो है वो वेरिएंस ऑफ x है, राइट। तो ये हमने देखा था स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इसके लिए हमने पीडीएफ फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम म्यू को सेट करें 0 पे और स्टैंडर्ड डिवीएशन को सेट करें 1 पे, तो ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि x जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका मीन है 0 और वेरिएंस है 1, राइट। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जनरली कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। लाइक अगर हमें डिनोट करना है कि अगर हमें ये कहना है कि कोई रैंडम वेरिएबल एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो जनरली हम कैपिटल Z उस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे कि Z जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ऑलराइट। तो अब इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होगा? हमने देखा था कि किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इन जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, तो वहाँ पे हमारा कर्व जो है वो सेंटर था म्यू पे, राइट, मीन पर। तो अब अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को ड्रॉ करें तो ये सेंटर होगा हमारा मीन, अगेन म्यू पे ही सेंटर होगा और यहाँ पे हमारा स्पेसिफिकली मीन क्या है? स्पेसिफिकली यहाँ पे मीन हमारा 0 है। तो ये कर्व स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो सेंटर्ड है 0 पे, राइट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 1 है, राइट, ये 1 क्या है? ये 1 है म्यू प्लस सिग्मा, राइट, दिस इज म्यू प्लस सिग्मा। 2 क्या है? ये म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, राइट। और -1 क्या हो गया? म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा, राइट, क्योंकि हमारा म्यू था 0 पे, ऑलराइट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेशन रूल फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो ये सिमिलर है जो हमने जनरली किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखा था। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हमारा म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, ये अगर हम विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीएशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमें पता नहीं था कि म्यू क्या है और सिग्मा क्या है। पर यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा जो म्यू है वो 0 है और सिग्मा जो है 1 है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर अगर हम ये 0.68 को देखें जो कि बेसिकली है म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1, 1, राइट। तो विद इन दिस इंटरवल -1 to 1 इंटरवल के बीच में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 0.68 होगी। वहीं अगर हम बात करें म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा की, तो ये हो गया -2, 2। इट मीन्स कि कुछ 95% ऑब्जर्वेशन जो है वो -2 से 2 के बीच लाई कर रहे हैं। वहीं थर्ड जो है हम क्या कह रहे हैं कि म्यू -3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो कि ये -3, 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.997। तो यही हमने किसी भी इन जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखा था, राइट। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन रूल फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
अब अगर हम लाइक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे हम अप्रॉक्सीमेशन रूल को यूज़ करके प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो यहाँ पर अब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि क्या कह रहे हैं हम कि प्रोबेबिलिटी की z जो है वो 2 और -2 के बीच लाई करे, राइट। तो -2 और 2 के बीच लाई करे तो ये पूरा रीजन बेसिकली, और ये हमें पता है, ये भी है, ये हमें पता है कि 95% कवर कर रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.95, राइट। तो ये 0.95 हो गया। अब अगर क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z -1 से बड़ा हो, तो -1 से बड़ा मीन्स ये पूरा रीजन, राइट। तो ये हमारा टोटल रीजन हुआ। अब यहाँ पर हमें पता है कि z ग्रेटर दैन -1, इट मीन्स कि ये पूरा रीजन, और 0 के बाद जो भी अगर हम बोले कि z ग्रेटर दैन 0 क्या होगा, तो वो है 0.5, राइट। ये 0.5 है, प्लस प्रोबेबिलिटी की z -1 to 0 के बीच लाई कर रहा हो। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हमने देखा था कि ये प्रोबेबिलिटी जो बस इस हाफ में है, राइट, यहाँ से यहाँ तक कवर कर रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी 0.34 थी, राइट, क्योंकि ये पूरा ब्लू शेडेड रीजन हमारा 0.68 था, तो इसका हाफ 0.34 होगा। तो ये क्या हो गया हमारा 0.84, राइट। अब नेक्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z 1 से बड़ा होगा, z 1 से बड़ा होगा, ये रीजन, ओके। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि z लेस देन इक्वल टू 1 हो, राइट। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की z लेस देन इक्वल टू 1 हो, ये हो जाएगा ये पूरा हाफ, लेके हाफ जो कि 0.5 है, प्लस ये प्रोबेबिलिटी, राइट, जो कि 0.34 था। तो बेसिकली 1 माइनस 0.84 जो कि है 0.16, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z 3 से बड़ा हो। तो ये 3 से बड़ा हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये 0 हो जाती है, तो हम इसको डायरेक्ट 0 कह सकते हैं, क्योंकि कुछ 99.7% जो है वो -3 से 3 में कवर हो रहा है। तो कोई भी तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल 3 से ज़्यादा वैल्यू ले, इसकी प्रोबेबिलिटी रफली 0 हो जाती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z 2 से छोटा हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि z 2 से बड़ा हो, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कि z 2 से बड़ा हो, ये हमें पता है कि ये 0.025 होता है, राइट। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अगर हम 1 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.975, राइट। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी की z 2 से छोटा है। तो हमने सॉल्व किया कुछ अप्रॉक्सीमेशन रूल के हेल्प से, कुछ प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट किया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो है कि प्रोबेबिलिटी की z माइनस x से छोटा है वो इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की z स्मॉल x से छोटा हो। तो यहाँ पे z एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें पता है कि हमारा जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक होगा अराउंड 0, राइट। तो अगर ये सिमेट्रिक है अराउंड 0 और अगर हम z लेस देन -x की बात करें तो ये हमारा ये रीज़न हुआ। तो इस सिमेट्रिसिटी के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये जो एरिया होगा, ये जो ब्लू शेडेड रीजन यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये एरिया इक्वल है यहाँ पे जो ब्लू शेडेड रीजन है, राइट। ये दोनों एरिया सेम है क्योंकि
नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक होता है अराउंड द मीन। तो हमें क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी दैट z लेस देन माइनस एक्स हो, ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी कि z x से बड़ा हो, राइट ये हम कह सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी कि z x से बड़ा हो, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि z x से छोटा हो, राइट ये हम जानते हैं। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि प्रोबेबिलिटी कि z माइनस एक्स से छोटा है वो इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि z x से छोटा है। तो हमने ये आइडेंटिटी देखा। अब इसके बाद जो दूसरी आइडेंटिटी हम देखेंगे वो है कि प्रोबेबिलिटी कि z a से b के बीच लाई करे वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी कि z b से छोटा हो माइनस प्रोबेबिलिटी कि z a से छोटा है, राइट। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेसिकली, प्रोबेबिलिटी कि z a से b के बीच लाई करे। ये हमारा a है, ये हमारा b है, इसको हम ये हमारा सेंटर्ड है 0 पे, मीन है ये हमारा, तो म्यू इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी देखा था जब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे कि जब हम प्रोबेबिलिटी हमें निकालना हो कि कोई भी रैंडम वेरिएबल a से b के बीच लाई करे, तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। तो हमें ये ब्लू शेडेड रीजन निकालना था। तो अगर हम इस ऑरेंज शेडेड रीजन में से, ये जो ऑरेंज शेडेड रीजन हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसमें से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट, अगर हम ओवरऑल ऑरेंज में से अगर ये ग्रीन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी कि z जो है वो b से छोटा है, राइट। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी की z a से छोटा है। और हमें ये रिजल्ट हमें ये प्रोबेबिलिटी अगर कंप्यूट करनी है, अगर हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी की z a से b के बीच में है, तो ये हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी हमें इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये है प्रोबेबिलिटी कि z a b से छोटा हो माइनस प्रोबेबिलिटी कि z a से छोटा हो, राइट। तो ये हमारा ये रिजल्ट हो गया। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी 2। अब नेक्स्ट है जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा वो है कि अगर हम मॉड ऑफ z की बात करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉड ऑफ z जो है वो a से बड़ा हो, राइट। तो मॉड ऑफ z ग्रेटर दैन a, इसको हम ओपन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमारा है मॉड ऑफ z ग्रेटर दैन a। तो यहाँ से होगा कि z या तो z a से बड़ा हो या फिर माइनस ऑफ z a से बड़ा हो, राइट। तो माइनस ऑफ z a से बड़ा हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि z जो है वो माइनस a से छोटा है, राइट। तो हमें मिला कि प्रोबेबिलिटी कि मॉड ऑफ z a से बड़ा हो ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी, सो ये और है, राइट, आइदर दिस और दिस। तो प्रोबेबिलिटी कि z a से बड़ा हो प्लस प्रोबेबिलिटी कि z माइनस a से छोटा हो, राइट, हमें ये मिला। तो अगर हम इसको इस ग्राफ में डिनोट करें तो प्रोबेबिलिटी कि z a से बड़ा हो, ये हमारा ये रीजन हो गया, ये ब्लू शेडेड रीजन हो गया, और z a माइनस a से छोटा हो, ये हमारा ये रीजन हो गया, करेक्ट। तो ये हमें तो हमने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी की मॉड ऑफ z a से छोटा हो, ये इन दो प्रोबेबिलिटीज का सम होगा। अब यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि ये तो सिमेट्रिक है 0 पे, राइट, क्योंकि एक साइड पे a दूसरे माइनस a है, ये सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी z लेस देन माइनस a है, राइट, ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि ये z a से बड़ा हो, राइट। और हम ये क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एरिया सेम है, राइट। तो ये दोनों एरिया सेम है, इसलिए हम लिख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी z अगर माइनस a से छोटा है तो ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी कि कैपिटल Z a से बड़ा है, राइट।
तो हमें क्या मिल गया कि प्रोबेबिलिटी की मॉड ऑफ z a से बड़ा हो ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी की z a से बड़ा हो प्लस प्रोबेबिलिटी की z a से बड़ा हो। तो बेसिकली 2 टाइम हो गया, करेक्ट। अब अगर ये 2 टाइम्स हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर दैन a जो होगा वो इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन a के, करेक्ट। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने 2 टाइम्स को कर दिया और प्रोबेबिलिटी की z a से बड़ा हो तो ये इंटू 2, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की z a से छोटा हो, ये पूरा रीजन, करेक्ट। तो हमें यहाँ से हमें मिल गया कि प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ z a से बड़ा है ये इक्वल है 2 टाइम्स की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन a। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो अब अगर हमें ये निकालना हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन a हो, राइट। तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि मॉड ऑफ z लेस देन a, तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि ये होगा इक्वल टू कि z a से छोटा हो या फिर z जो है वो माइनस z जो है वो a से छोटा हो, और इसको हम लिख सकते हैं कि z जो है वो माइनस a से बड़ा हो, करेक्ट। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि ये इक्वल है कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी की z इज ग्रेटर दैन माइनस a, राइट। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी की z a से छोटा हो, z a से छोटा हो और प्रोबेबिलिटी की z माइनस a से बड़ा हो। तो ये हमारा ये रीजन है जो सेंटर में है माइनस a टू a के बीच में, राइट। तो ये एरिया है हमारा। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की z जो है वो माइनस a से a के बीच लाई करे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं इसको कि ये हमारा इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a माइनस प्रोबेबिलिटी की z माइनस a से छोटा है, राइट। और हम z लेस देन a माइनस, अब प्रोबेबिलिटी की z माइनस a से छोटा है, राइट। तो ये हमारा ये रीज़न है। और सिमेट्रिसिटी से हम कह सकते हैं कि z लेस देन माइनस a इक्वल है प्रोबेबिलिटी की z a से बड़ा है, राइट। और प्रोबेबिलिटी की z a से बड़ा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की z a से छोटा है, करेक्ट। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ये कि ये 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी z लेस देन a माइनस 1। तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ z ग्रेटर देन a है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी की मॉड ऑफ z लेस देन a है तो क्या होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ऑलराइट। सो हम क्या कह रहे हैं कि फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x द टेबल स्पेसिफाइज द प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन x, राइट। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे अब स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल को डिस्कस करेंगे। तो जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल की बात करते हैं तो उस टेबल में अगर हम कोई भी वैल्यू देखें, राइट, तो वो वैल्यू जो है वो डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी की z इज लेस देन इक्वल टू x, जहाँ पे x एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो रैंडम वेरिएबल ले रहा है। तो इसको हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से, ऑलराइट। तो लाइक अगर हम ग्राफ की बात करें तो अगर हम कोई भी x ले, अगर हम कोई भी x ले तो प्रोबेबिलिटी की z लेस देन x होगा, ये हमें पता है कि ये रीज़न है। तो हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स इसके बेसिस पे। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल ये ओवरऑल लाइक कंप्लीट स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल नहीं है, कुछ पोर्शन हमने यहाँ पे अटैच किया है।
तो यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू लें, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 0.5 की बात कर रहे हैं, अगर हम ये पहला वैल्यू देख रहे हैं, राइट, तो हम यहाँ पे रोज जो टॉप में है और हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसको अभी बाद में देखेंगे। तो जो भी वैल्यूज हमारे मिडल में है, ये जो सारे वैल्यूज हमें दिख रहे हैं ये सारे, तो अगर हमें कोई भी एक वैल्यू उठाए, जैसे कि अगर हम 0.5 की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि किस वैल्यू ऑफ z के लिए, राइट। तो अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल बनाए, अगर हमारा z है और x लेट्स से x है, तो किस वैल्यू ऑफ z के लिए, और लेट्स राइट इट z, तो किस वैल्यू ऑफ z के लिए ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 होगी। तो यहाँ पे 0 और 0 हम देख रहे हैं, राइट। तो कोई भी वैल्यू ले, तो अगर हम 0.5 है तो 0.5 कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। तो रो है हमारा 0 और कॉलम है हमारा 0। तो ये हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 0 और f ऑफ 0, राइट, ये CDF जो है वो हमारा 0.5 है, राइट। तो ये हमें ये वैल्यू दे रहा है। अब अगर हम इस सेकेंड वैल्यू की बात करें जो कि 0.504 है, तो 0.504 प्रोबेबिलिटी कौन से वैल्यू ऑफ z के लिए हमें मिल रहा है। तो फिर से हमें देखना होगा कि ये कौन से रो में है और ये कौन से कॉलम में है। तो इसके लिए रो है 0 और कॉलम है 0.01। तो हम यहाँ से कहेंगे कि f ऑफ 0.01, राइट, f ऑफ 0.01 जो कि है प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू 0.01, ये हमारा है 0.504। ओके, इसी तरह से अगर हमें मान लेते हैं कि हम सेकेंड रो में चले, तो हमें ये वैल्यू देखना है। ओके, तो हमें चेक करना है कि कौन से वैल्यू ऑफ z के लिए हमें ये प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो हम फिर से इसके लिए देखें कौन से रो में है। तो रो हमारा क्या है 0.1, तो 0.1 और कॉलम कौन सा है 0.02। तो बेसिकली हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। हमने सब जगह ऐड ही करा है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए हमारा 0 था तो वो 0 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए 0 और 0.01 था तो ये 0.01 हो गया। तो यहाँ से इस थर्ड एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या ऐड हो रहा है, ये हो रहा है 0.12। तो हम क्या बोलेंगे कि 0.12 के लिए तो f ऑफ 0.12 की जो वैल्यू होगी वो 0.5478 है। ऑलराइट, तो 0.12 कुछ मान लेते हैं यहाँ पर है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी की z लेस देन इक्वल टू 0.12 है, वो प्रोबेबिलिटी है 0.5478। तो ये वैल्यूज़ हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि ये वैल्यूज़ हमें जानने क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कॉम्पिटिशनली उसको कैलकुलेट करना ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल की वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें ये टेबल को रीड कर पाना आना चाहिए ताकि हम इन प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकें। ऑलराइट, तो हमने देखा कि हम किस तरह से स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल को रीड कर सकते हैं। अगर हम ये हमारे सारे पॉजिटिव ऑफ वैल्यू और ये आगे भी एक्सटेंड होगा लाइक 2.7, 2.8, 2.9, ये 3 तक इट विल गो टू 3। तो यहाँ पर हमने देखा था लाइक लास्ट यहाँ पे हमने देखा था कि हर एक वैल्यूज हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हर एक वैल्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अगर हम इस टेबल में देखें, तो अगर हम कह रहे हैं कि मे बी 0.64, ओके, और 0.65, ये प्रोबेबिलिटी हमें कब मिल रही है। तो ये प्रोबेबिलिटी मिल रही है हमें जब x 0.3 प्लस 0.09 मतलब 0.39 हो। तो प्रोबेबिलिटी कि z लेस देन इक्वल टू 0.39 है, वो वैल्यू है
0.6517। ऑलराइट। और अगर मान लेते हैं कि हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z हमारा प्रोबेबिलिटी कि z हमारा लेस देन इक्वल टू 0.94 है। ओके, तो अगर हम ये निकालना होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम इस रो में देखेंगे कि 0.9 कहाँ पे मिल रहा है। तो 0.9 ये है, राइट। और हमें इसके साथ क्या चाहिए, इसके साथ हमें चाहिए 0.04 जो कि ऐड होके 0.94 बन रहा है। तो हम कॉलम्स में जाएंगे और देखेंगे 0.04। तो हम इस कॉलम की बात करेंगे और इस रो की बात करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें मिल गया कि जो वैल्यू है वो 0.8264 है। ऑलराइट, अब कोई और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें मे बी 0.95 की। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें अगर चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z हमारा लेस देन इक्वल टू 1.65 हो, तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे रोज में और देखेंगे 1.6 कहाँ है। तो हम 1.6 में जाएंगे और फिर हमें चाहिए 0.05, तो फिर कॉलम्स में 0.05 देखेंगे। तो ये हमारा बेसिकली राइट, तो ये हमें 0.9505 मिल गया, राइट। तो अगर हमें किसी भी वैल्यू ऑफ x z के लिए हमें अगर CDF वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरह से टेबल के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर हमें प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है कि ये प्रोबेबिलिटीज़ है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वो हमें कौन से वैल्यू ऑफ z के लिए मिलेगा, राइट। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल को यूज़ करके हम कुछ प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करेंगे। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z 2.2 से छोटा हो। तो इसके लिए हमें फिर टेबल में जाना होगा और टेबल में हम क्या देखेंगे कि रोज में 2 पे जाएंगे, 2.2 पे जाएंगे और कॉलम्स में हमारा यहाँ पे बस 0 ऐड करना होगा। तो रोज में 2.2 पे गए और कॉलम में 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो 0.9861 था। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.9861। अब नेक्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z 1.1 से बड़ा हो। पर हमने देखा है कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होता है वो CDF की वैल्यूज देती है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि z लेस देन इक्वल टू 1.1। ऑलराइट, तो अब हम टेबल में z लेस देन इक्वल टू 1.1 की वैल्यू देख सकते हैं और ये प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट कर पाएंगे। तो टेबल में 1.1 की वैल्यू क्या दी थी, 1.1 की वैल्यू 0.8643 थी। तो प्रोबेबिलिटी कि z 1.1 से बड़ा होगा ये है 1 माइनस, ये इक्वल है 1 माइनस 0.8643 और ये इक्वल है 0.1357 के। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z 0 से 2 के बीच लाई करे। तो 0 से 2 हमें पता है कि ये हमारा 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक हम बात कर रहे हैं। तो ये म्यू प्लस 2 सिग्मा। तो ये जो एरिया था वो कुछ 0.47 के अप्रॉक्स था, राइट। 1 तक कुछ 0.34 और 2 तक कुछ 0.47। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कुछ 0.47 होगा, राइट। तो ये हमें मिल गया। अब नेक्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z -0.9 और 1.2 के बीच में हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अगेन इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी की z -2 से छोटा हो और प्रोबेबिलिटी की z लेस देन -0.9 से छोटा हो। अब हमें यहाँ पे 0.9 की वैल्यू गिवन है टेबल में, ठीक है। अगर 0.9 की वैल्यू गिवन है तो हम इसको सिमेट्रिसिटी से हमें पता है कि यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा 0.9 है मान लेते हैं और ये हमारा 0.9 है और ये हमारा -0.9 है।
तो z लेस देन -0.9 हो, मतलब कि ये रीज़न, करेक्ट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये इक्वल होगा कि प्रोबेबिलिटी की z 0.9 से बड़ा हो, करेक्ट। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी की z ग्रेटर दैन 0.9। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर दैन 0.9 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की z लेस दैन 0.9 होगा, राइट। तो ओवरऑल क्या होगा, ये हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि z लेस दैन 1.2 हो माइनस ऑफ दिस, करेक्ट। तो हमें लेस दैन 1.2 की वैल्यू क्या है, ये है 0.88। तो 0.8849 -1 प्लस प्रोबेबिलिटी की z 0.9 से छोटी हो और वो है 0.8159, ऑलराइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा था और इसकी वैल्यू है 0.7008। अब नेक्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z -1.96 से बड़ा हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कि z लेस देन इक्वल टू -1.96, सॉरी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की z लेस देन -1.96, राइट। तो ये हमारा 0 है, ये हमारा -1.96 है, ये हमारा 1.96 है। हम क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी की z ग्रेटर दैन -1.96 हो, तो ये इस एरिया की बात कर रहे हैं, ओके। अगर इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, और हम क्या कह सकते हैं कि 1.96 z ग्रेटर दैन -1.96 इसके इक्वल है। तो ये हमारा, अगर हम कह रहे कि अगर हम इसको ये लिख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, तो z ग्रेटर दैन -1.96, सॉरी z लेस दैन -1.96, ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी की z ग्रेटर दैन 1.96 हो, राइट। और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर दैन 1.96 क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की z लेस दैन 1.96 है, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर दैन -1.96 इक्वल टू, तो ये 1 माइनस कैंसिल आउट हो गया और हमें मिला प्रोबेबिलिटी की z लेस दैन 1.96 हो। तो ये वैल्यू हमें क्या दी गई है, तो 1.9 देखेंगे और 0.06 देखेंगे और ये वैल्यू है 0.975, ओके। तो इसको देखने के लिए लाइक प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर दैन -1.96, ये हमारा बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, करेक्ट। अब हम क्या कह रहे थे कि हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमें पता है कि ये ब्लू शेडेड रीजन इस रीजन के इक्वल है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी लेस देन 1.96 निकाले तो वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी की z ग्रेटर दैन -1.96, राइट। और यही हमने यहाँ से डिराइव भी किया मैथमेटिकली और ये वैल्यू क्या है 0.975। अब नेक्स्ट है क्या प्रोबेबिलिटी है कि z -0.72 से छोटा हो। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी की 0. तो ये हमारा 0.72 माइनस प्रोबेबिलिटी की z इससे छोटा हो, ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी की z ग्रेटर दैन 0.72 हो और ये इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की z लेस देन 0.72 हो। तो हमेशा हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, इस पीडीएफ को ड्रॉ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन से रीजन के लिए हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो उसको विजुअलाइज करके लिखना थोड़ा इजी होता है। तो z लेस देन 0.72 हमारा हमें दिया है कि ये 0.7642 है। तो 1 माइनस 0.7642 हमें मिल गया 0.2358, ओके।
अब है क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉड ऑफ z लेस देन 1.64 हो। तो ये हमारा केस है कि जब हम प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ z लेस देन a हमने, तो ये था 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ z लेस देन a माइनस 1। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी कि z इज लेस देन 1.64 माइनस 1। ओके, तो टेबल से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और तो ये 0.9495 कुछ होता है और ये -1, तो इसको सॉल्व करने पे हमें 0.899 मिलेगा। अब नेक्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉड ऑफ z 1.20 से बड़ा हो। तो इसको हमने देखा था कि इक्वल है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी और 2 टाइम्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि z जो है वो 1.20 से छोटा हो, राइट। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिला कि ये 0.2302 है। इसको हम टेबल से कंप्यूट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z -2.2 से 1.2 के बीच लाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि z 1.2 से छोटा हो माइनस प्रोबेबिलिटी कि z -2.2 से छोटा हो। तो z लेस देन 1.2 क्या हो जाएगा, z लेस देन 1.2 जो है वो 0.88 है। तो 0.88 है, 0.88 माइनस प्रोबेबिलिटी कि z -2.2 से छोटा हो, और प्रोबेबिलिटी कि z -2.2 से छोटा हो ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी कि z ग्रेटर दैन 2.2 से बड़ा हो, राइट। प्रोबेबिलिटी कि z ग्रेटर दैन 2.2 हो। अब ये हमें पता है कि ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2.2 होना चाहिए। तो हमें क्या मिल गया, 0.88 माइनस 1 माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2.2 और ये वैल्यू है 0.98। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 0.8710 मिलेगा। ओके, ये था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है तो हम उसको टेबल की हेल्प से कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमें अगर गिवन है कि जैसे यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है, हमें प्रोबेबिलिटी सपोज गिवन है और हमें x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि -3 से -1 के बीच जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है z 1 से x तक वेरी करे। तो z -3 to -1 जो कि ये ऑरेंज शेडेड एरिया है हमारा, और हमें पता है कि ये जो है एरिया वो इक्वल होगा अगर हम 1 से 3 की बात करें, राइट, क्योंकि सिमेट्रिसिटी के कारण। तो इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि ये जो x है वो 3 होना चाहिए, ऑलराइट। तो यहाँ से हमने इस अननोन x को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट है कि ये नेक्स्ट जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, हमें गिवन है कि z ग्रेटर दैन x वो 0.05 है। तो हम इस टेबल में जाएंगे और चेक करेंगे कि 0.05 प्रोबेबिलिटी किस वैल्यू के लिए गिवन है। तो इस टेबल में 0.05 ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर दैन x, करेक्ट। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू x, और ये हमें गिवन है 0.05, राइट। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की z लेस देन इक्वल टू x है वो इक्वल है 0.95 के। तो इस टेबल में हम 0.95 की वैल्यू ढूंढेंगे और देखेंगे कि ये 0.95 कौन से x के लिए हमें मिल रहा है। तो 0.9505 ये हमें, अब ये कौन से रो में है, ये 1.6 में है और कॉलम क्या है 0.05। तो यहाँ पे जो x हो जाएगा वो है 1.65,
ओके, ये हम इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि z ग्रेटर दैन x, तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर दैन x, अगेन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की z लेस देन इक्वल टू x है, और ये प्रोबेबिलिटी 0.005 गिवन है। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि ये प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू x जो है वो इक्वल है 0.975 के, सॉरी 995 के। ओके, तो 0.995 ये हमें यहाँ पे इस टेबल में मिल रहा है, और ये कौन सी x वैल्यू के लिए ले रहा है 0.995 प्रोबेबिलिटी, तो हम इस रो में देखेंगे, और इस रो में हम देख रहे हैं कि z की वैल्यू 2.5 है, तो 2.5, और कौन सा कॉलम है, कॉलम है 0.08, तो 0.08, राइट। तो 2.58 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी 0.995 मिल रही है, तो यहाँ पे आंसर हो गया 2.58। तो अब नेक्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉड ऑफ z लेस देन x 0.75 है। हमें पता है कि इस प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी कि मॉड ऑफ z लेस देन x हो माइनस ऑफ 1, और ये 0.75 है। ओके, तो अगर ये ऐसा है तो हम क्या कह रहे हैं कि ये 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी z लेस देन x जो है वो 1.75 के इक्वल है, राइट। तो अगर हम इस 2 को इधर ले आए तो हमें क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन x इज इक्वल टू 0.875 समथिंग, राइट। तो यहाँ पे हम इस टेबल में ढूंढेंगे कि 0.875 कहाँ पे मिल रहा है, तो ये इस वैल्यू के लिए मिल रहा है, राइट। यहाँ पे हमारा 0.8749 है, और ये कौन से x के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस रो में 1.1 और 0.05, तो 1.05 के लिए, सॉरी 1.1 रो और 0.05, तो ये हो गया 1.15, तो x हमारा 1.15 के लिए हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे अगर हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो हम उस प्रोबेबिलिटी के हेल्प से x को कंप्यूट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस सेक्शन में हमने क्या क्या देखा, हमने इंट्रोड्यूस किया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रीड करके प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट कर सकते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो हम कैसे x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं।